बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। यानी अब दो पॉपुलेशन होंगी और उन पॉपुलेशन के जो प्रोपोर्शन होंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है उसके बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। लेसन नंबर 38 इस टॉपिक पर है, लेकिन इसे हम अभी रहने देते हैं। अगर ज़रूरत महसूस की इसको करने की तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर बात करते हैं। एन एक्सपर्ट इज इंटरेस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन दैट हैव अ सर्टेन माइनर ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं खून में मसला होना, खून में कोई खराबी पाई जाना। कह रहे हैं कि एक एक्सपर्ट है, वो स्टडी कोई कर रहा होगा, उसका इंटरेस्ट है, यानी वो उसकी स्टडी है किसके बारे में, मेल और फीमेल पॉपुलेशन है। तो मेल के अंदर जिन लोगों में ब्लड का डिसऑर्डर है उनका प्रोपोर्शन, और फीमेल पॉपुलेशन के अंदर जिन फीमेल्स के अंदर ब्लड डिसऑर्डर है उनका प्रोपोर्शन, उसके बारे में एक एक्सपर्ट है, उसका इंटरेस्ट है। यानी इस क्वेश्चन में हमारी जो पॉपुलेशंस हैं वो एक का ताल्लुक मेल्स के साथ है और एक फीमेल। ये दो ग्रुप है हमारे, एक ग्रुप मेल का है, एक फीमेल का है। यानी एक पॉपुलेशन मेल की है, एक पॉपुलेशन फीमेल की है, और उस पॉपुलेशन के अंदर हमारा जो प्रोपोर्शन का इंटरेस्ट है, ये प्रोपोर्शन किस चीज़ का हमारा इंटरेस्ट है, वो ब्लड डिसऑर्डर का है। यानी ब्लड जिनका ख़राब है उनके बारे में इंटरेस्ट है, ब्लड ठीक वालों का वो उसमें नहीं है अभी। In a random sample of 100 males, 31 are found to be afflicted, whereas only 24 out of 100 females tested appear to have the disorder. कहता है कि एक सैंपल लिया गया है 100 मेल का, और उन 100 के अंदर 31 लोगों को एफ्लिक्टेड है, यानी कि उनका डिसऑर्डर है, उनके अंदर खराबी पाई जाती है। वैसे तो एफ्लिक्टेड का मतलब मुसीबत में मुबतला होना होता है, लेकिन यहाँ एफ्लिक्टेड का मतलब ब्लड के अंदर डिसऑर्डर से लिया जा रहा है। 100 मेल में से 31 के अंदर ब्लड का मसला है, और 100 फीमेल का सैंपल लिया गया, और उन 100 फीमेल के अंदर 24 जो थी उनके अंदर डिसऑर्डर पाया जाता है। Can we conclude at 5% level of significance that the proportion of men in the population afflicted with the blood disorder is significantly greater than the proportion of women afflicted? कह रहे हैं कि जो मर्दों में डिसऑर्डर का प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर है औरतों में जो प्रोपोर्शन है डिसऑर्डर का उससे। सबसे पहले तो ये टॉपिक का नाम लिखेंगे, टेस्ट अबाउट P1 माइनस P2। आपको पता है कि जब P सिर्फ P लिखा हो तो उसका मतलब प्रोपोर्शन होता है, यानी जिस P के ऊपर हैड ना हो वो होता है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। तो अभी क्योंकि P के ऊपर हैड नहीं है, दोनों P पर हैड नहीं है, तो ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन है। ये 1 से मतलब पॉपुलेशन 1 का प्रोपोर्शन, 2 का मतलब पॉपुलेशन 2 का प्रोपोर्शन। ये माइनस कहता है डिफरेंस को, तो आप बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, उसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये लार्ज सैंपल का केस है जी, यानी सैंपल साइज लार्ज होंगे, स्मॉल सैंपल साइज का केस हमारा नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्योंकि मेल और फीमेल दो ग्रुप थे, मेल के लिए पॉपुलेशन 1, फीमेल के लिए पॉपुलेशन 2। मेल में से 100 का सैंपल आया, उस सैंपल के अंदर 31 लोगों को डिसऑर्डर था। 31 को मैंने यहाँ पर X1 कह दिया है, और इसके सामने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि ये डिसऑर्डर से ताल्लुक है लोगों का। फिर फीमेल में से भी 100 का सैंपल लिया, वहाँ से 24 का डिसऑर्डर था, उसको भी बता दिया कि 24 डिसऑर्डर वाले लोग हैं। अच्छा, अल्फा ये बताई गई थी टू टेस्ट। हमें टेस्ट क्या करना था, जो बात बुक में भी मैंने पढ़ी थी, दोबारा मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दी है जी। प्रोपोर्शन ऑफ मेल विद ब्लड डिसऑर्डर इज ग्रेटर देन विमेन डिसऑर्डर। अच्छा, या ग्रेटर देन प्रोपोर्शन ऑफ विमेन डिसऑर्डर, या प्रोपोर्शन ऑफ विमेन हैविंग डिसऑर्डर। पर मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि मेल का प्रोपोर्शन ग्रेटर होना फीमेल के प्रोपोर्शन से, ये हमें टेस्ट करने को कहा गया है। तो अब बात यह है कि प्रोपोर्शन किसी चीज़ का होता है। अभी क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शन डिसऑर्डर का,
तो आप यहाँ सोल्यूशन में आइए और वजाहत कीजिए कि भाई P1 जो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश में जो लिखी बात को टेस्ट करना है ना, इसको हमें उसको यूँ नोटेशन वाइज कन्वर्ट करना होता है। तो नोटेशन वाइज कन्वर्ट करने के लिए हमें ध्यान करना है कि भाई प्रोपोर्शन किस चीज़ के हैं। प्रोपोर्शन डिफेक्ट डिसऑर्डर का है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेट P1 डिनोट्स प्रोपोर्शन ऑफ मेल हैविंग डिसऑर्डर इन पॉपुलेशन, क्योंकि P1 क्योंकि हमने मेल के लिए पॉपुलेशन 1 कहा हुआ है, तो मेल के लिए 1 है, तो यहाँ इसलिए आप P1 के लिए मेल लिखेंगे। और इसी तरह से P2 आप नाम रखेंगे फीमेल के लिए। और अगर P1 डिसऑर्डर के लिए है तो P2 भी डिसऑर्डर के लिए ही होगा, यकीनन डिसऑर्डर के लिए होगा। ये डैश लगा दिया, डैश का मतलब ये होता है कि भाई जो P1 की जो लाइन है ये बाकी ऐसे ही है, जहाँ डिफरेंस आ रहा है वो मैंने लिख दिया है। P1 मेल के लिए था और P2 फीमेल के लिए है, तो डैश यही बताएंगे आपको कि P2 जिस तरह P1 डिसऑर्डर के लिए है तो P2 भी ये डिसऑर्डर ही है। डैशों का मतलब ये डिसऑर्डर के लिए डैश लगा दी, क्योंकि टाइम नहीं है सारी लाइन लिखने का। आपके पास टाइम हो तो आप यही सारी लाइन लिख दीजिए, सिर्फ P1 की जगह P2 कर दें और मेल की जगह फीमेल कर दें अगर टाइम हो तो, वरना ये ऐसी भी डैश लगा कर दीजिए। अच्छा, अब ये था कि मेल का प्रोपोर्शन ग्रेटर फीमेल से, इट मीन्स P1 ग्रेटर देन P2, क्योंकि आपने मेल के प्रोपोर्शन को P1 और फीमेल के प्रोपोर्शन को P2 कहा हुआ है। तो वो जो ब्रैकेटों में लिखी लाइन है उसका मतलब अब नोटेशन वाइज ये बनता है जी। तो हमने उस ब्रैकेट वाली बात को टेस्ट करने का मतलब अब इस बात को टेस्ट करना है। इसका अपोजिट बनाइए, इसका वर्सेस बनाइए, ये ग्रेटर है ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 ये लाइन लिखेंगे अपनी इक्वालिटी वाला H नॉट में, जिस इक्वालिटी नहीं है वो H1 में जाएगा। फिर आप P को डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2 LS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा बताई गई है। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक ये है, इसको आपने याद करना है जी। ये P hat1 माइनस P hat2 और ये माइनस P1 माइनस P2 है। इन P के ऊपर हैट नहीं है जी, और इन दोनों P के ऊपर हैट होगा। ये दोनों P सैंपल से ताल्लुक रखते हैं और ये दोनों P पॉपुलेशन से। अच्छा, ये स्क्वायर रूट के अंदर P hat C और Q hat C है। ये C फॉर कंबाइंड और ये C दोनों C सब स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं P और Q के, बाकी ये N1 N2 नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब बात ये करनी है कि Z का ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसके अलावा एक फार्मूला और भी है। ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह ये होती है कि जब H नॉट में प्रोपोर्शन का डिफरेंस वो 0 के साथ ताल्लुक देख रहे हो आप, तो फिर आप ये C वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी PC और QC, यानी P हैट कंबाइंड और Q हैट कंबाइंड वाला। लेकिन अगर ये डिफरेंस 0 के अलावा कोई नंबर और हो जाए, यानी 0 के अलावा कुछ भी यहाँ नंबर होता है, लेस देन 0 की बजाय कोई नंबर हो, तो फिर आपने PC और QC नहीं करना है, बल्कि फिर वो एक फार्मूला और है जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा है शुरू में, ये वो वहाँ पर वो फार्मूला यूज़ होना था। तो यानी 0 के अलावा कोई नंबर होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये फार्मूला सिर्फ उस सूरत में है जब यहाँ 0 के साथ ताल्लुक आप देख रहे हैं, चाहे ये इक्वल टू 0 हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू, लेकिन हो 0। बाकी जी ये P hat 1 और P hat 2 ये दोनों सैंपल से हैं, इनके फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। P का फार्मूला है जी क्योंकि तो X और N होगा, लेकिन क्योंकि ये हैट लगा हुआ है ऊपर तो नीचे स्मॉल n आएगा। P1 है तो ये X1 N1 हो जाएंगे, P hat 2 है तो X2 N2 हो जाएंगे। बाकी ये X1 X2 ये दोनों का ताल्लुक सैंपल के साथ है, क्योंकि ये सैंपल के प्रोपोर्शन है। तो ये दोनों कहाँ से आएंगे जी, ये शुरू में लिखे हुए हैं, ये 31 और हाँ इधर एक और बात भी है हमें कि X डिसऑर्डर है, तो P भी हमारे P भी डिसऑर्डर को जाहिर कर रहे हैं। तो P जब डिसऑर्डर को जाहिर करें तो X भी डिसऑर्डर को ही जाहिर करने चाहिए। तो शुरू में डिसऑर्डर लिख दिया गया था, तो वो हमारा क्योंकि P डिसऑर्डर के लिए है तो X भी डिसऑर्डर की तादाद को जाहिर करता है सैंपल के अंदर। अच्छा जी, तो ये वैल्यूज़ अपनी X1 X2 की N1 और N2 ये चारों वैल्यूज़ अपनी अपनी जगह यहाँ पुट करेंगे, आपको P hat 2 मिल जाएंगे, P hat 1 और P hat 2 मिलेंगे। अब बात करते हैं P hat C की। तो P hat C फॉर कंबाइन, कंबाइन का मतलब ये होता है कि इन दोनों P के जो फार्मूले हैं अलग अलग, इन्हें इकट्ठा करना, यानी इन दोनों के X1 और X2 जो ऊपर टर्म आ रही हैं वो दोनों को ऊपर ऐड कर देना, और N1 N2 नीचे जो दोनों के अलग अलग आ रहे हैं उनको यहाँ नीचे कंबाइन इकट्ठा कर देना। तो बाकी ये X1 और X2 की वैल्यूज़ ये वही हैं जो इनमें पुट की हैं, यानी 31 और 24 ये जो वहाँ पुट किए हैं X1 X2 जगह वो भी यहाँ पर दोबारा ये पुट किए गए हैं। और N1 N2 जो अलग अलग यहाँ पुट हुए थे, यहाँ पर दोनों यहाँ पर 100 और ये प्लस 100 यहाँ पुट हो जाएंगे, यानी X1 और X2 की कोई नई वैल्यूज़ नहीं है, ये वही वैल्यूज़ यहाँ पुट करने हैं जो ऊपर पुट की गई हैं।
तो पी हैट सी का ही आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये पी हैट सी का एक फार्मूला और भी है हमारे पास, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये और ये एक ही है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये यूज़ करना चाहे उसका तरीका ये होगा कि n1 और n2 वो तो दोनों 100 है, ये 100 यहाँ और 100 पुट हो जाएगा। बाकी पी हैट 1 पी हैट 2 ये ऊपर आए में 0.31 और ये 0.24 आप पुट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज यूज़ करके करेंगे तब भी आंसर आपको ये मिलेगा। अच्छा जी, बाकी बात करते हैं अब क्यू की। क्यू आपको पता है कि दिस इज 1 माइनस पी करने से आता है, तो क्योंकि ये क्यू हैट सी है तो 1 माइनस पी हैट सी हो जाएगा। पी हैट सी की वैल्यू लिखी हुई है, इसको यहाँ पुट करिए, क्यू हैट सी आ जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं और ऊपर भी P1 है, P हैट 1 P हैट 2 आ चुके हैं, तो ये चारों चीज़ें अब आप फार्मूला में यहाँ पुट कर देंगे। बाकी आपको पता है कि ये P1 माइनस P2 ये तो हमेशा H0 में से देखते हैं, तो ये P हैट और P हैट 2 ये यहाँ 0 से है तो 0 यहाँ इस सारी ब्रैकेट में पुट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने ये 0 पुट कर दिया। बाकी ये वैल्यूज अपनी जगह पुट की, ये n दोनों 100 है पुट किया, Z का आंसर आ गया जी। यही हमारा नया काम था। बाकी क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि ये बनता है H1 को देखकर पैरामीटर की जगह Z कैलकुलेटेड, ग्रेटर का साइन अपनी जगह आ गया, और यहाँ पर जब Z कैलकुलेट ग्रेटर पता चल जाए यहाँ Z अल्फा लिखते हैं। Z अल्फा हमें टेबल में से मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, तो आप टेबल में देखिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। फिगर बनाइए, फिगर में हम राइट टेल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन ग्रेटर का है, ये ग्रेटर का साइन है तो राइट टेल यूज़ की। अपनी वैल्यू पहले प्लॉट की, बाकी वो कैलकुलेट वैल्यू देखिए वो इस वैल्यू से इस साइड पर है, तो ये साइड कहलाती है एक्सेप्टेंस रीजन। अगर हमारी वैल्यू उस साइड पर होती, इस वैल्यू से राइट साइड पे, तो फिर रिजेक्शन में जाता। अभी हमारा ये वैल्यू एक्सेप्टेंस में जा रही है, हमें डिसीजन देना है कि एक्सेप्ट H0। एक्सेप्ट H0 का मतलब कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि रैंडम सैंपल्स ऑफ 200 bolts manufactured by machine A and 100 bolts manufactured by machine B showed 20 and 4 defective bolts respectively। कह रहा है कि दो मशीन है, मशीन A और एक मशीन B। मशीन A में से 200 बोल्ट का एक सैंपल लिया गया और उस 200 के अंदर 20 डिफेक्टिव आए हैं, और मशीन B में से 100 का सैंपल लिया गया है और उस 100 में से 4 डिफेक्टिव आए हैं। ये मैंने 20 मशीन A के लिए और 4 मशीन B के लिए यूज़ किए हैं, इसलिए कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली कहते हैं बिल तरतीब, तो जो मशीन A और B की तरतीब है, मशीन A पहले लिखी हुई है तो 20 ये पहला नंबर उसको मिलेगा, और मशीन B बाद में लिखी हुई है तो 4 उसको मिलेगा। अच्छा, तो बात यह है कि मशीन A में से जो 200 का सैंपल लिया उस 200 के अंदर 20 डिफेक्टिव हैं, और मशीन B में से जो 100 का सैंपल लिया उस 100 के अंदर 4 डिफेक्टिव आए हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मशीन B इज परफॉर्मिंग बेटर देन मशीन A, यूज अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कह रहा है कि आप ये टेस्ट कीजिए कि मशीन B की परफॉर्मेंस बेटर है मशीन A से। देखिए हमें जो डेटा यहाँ पर दिया गया है, जिस डेटा की मदद से हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है वो डेटा हमारा डिफेक्टिव्स के ऊपर है, यानी ख़राब चीज़ें हमें यहाँ बताई गई हैं। तो परफॉर्मेंस उस मशीन की बेहतर होगी जो ख़राब चीज़ें कम बनाएगी, यानी जिसमें ख़राब चीज़ों का प्रोपोर्शन छोटा होगा वो मशीन बेहतर होगी, क्योंकि हमें यहाँ डेटा डिफेक्टिव कर दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ चीज़ें ठीक दी जाती, यानी इन 200 में से सही बोल्ट दिए जाते, डिफेक्टिव ना होते बल्कि ठीक चीज़ें दी जाती, तो उस सूरत में बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें देखना था कि फिर प्रोपोर्शन का बड़ा होना बेटर समझा जाता अगर चीज़ें ठीक होती। तो अभी चीज़ें ख़राब दी हुई हैं, तो ख़राब चीज़ें कम होने का मतलब बेटर चीज़ परफॉर्मेंस होता है। तो इस चीज़ को जहन में रखकर हम अभी हाइपोथेसिस बनाएंगे। मशीन A का ताल्लुक पॉपुलेशन नंबर 1 से, मशीन B का पॉपुलेशन 2 से। सैंपल 200 का 20 डिफेक्टिव आए, ब्रैकेट में लिख भी दिया। 100 का सैंपल है मशीन B से, वहाँ से 4 डिफेक्टिव आए, लिख दिया सामने की भी ये तादाद डिफेक्टिव की है, अल्फा बता दिया। हमें टेस्ट करने को कहा गया है कि मशीन B इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मशीन A, ये बात आप टेस्ट कीजिए। तो हम, क्योंकि हमें डेटा डिफेक्टिव की फॉर्म में बताया गया है, तो हम यहाँ लिखते हैं P1B प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इन मशीन A, और P2 देखिए वो टाइम नहीं था तो डैश लगा दिए हैं, इट मीन्स कि ऊपर लाइन नीचे आ रही है, लेकिन P2 मशीन B के लिए है,
और P1 मशीन A के लिए है, लेकिन ये प्रोपोर्शन है किनके, डिफेक्टिव के। तो अब आपको ये करना है कि B की परफॉर्मेंस बेहतर है, तो डिफेक्टिव के प्रोपोर्शन आप लिख रहे हैं, तो B की परफॉर्मेंस तब बेहतर होगी जब B का प्रोपोर्शन लेस होगा मशीन A के प्रोपोर्शन से, तो उस सूरत में वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो उनके लिए हमने P1 और P2 के नाम दिए हैं, तो हमारा ये बनेगा P2 इज लेस देन P1। जब P2 लेस देन P1 होगा, इसका मतलब यह है कि मशीन B इज बेटर, यानी खराब चीज़ों का प्रोपोर्शन मशीन B का लेस हुआ खराब चीज़ों का प्रोपोर्शन मशीन A से, इसका मतलब होता है ये चीज़ जो हमें टेस्ट करने को कही गई है। तो अब ये टेस्ट करने को कहा, इसका वर्सेस बना लीजिए, ये ग्रेटर की फॉर्म में बनेगा लेकिन यहाँ इक्वल भी आएगा, ठीक है। तो ये H0 में जाएगा और ये H1 में, बाकी काम आप खुद करेंगे, ठीक है। वो आप ये किसी एक P को दूसरी तरफ ले जाइए, आप P2 को ही दूसरी तरफ लेकर जाएं, P1 माइनस P2 की फॉर्म बनाइए। आप जो फार्मूला भी यूज़ किया है मैंने, वही आप करेंगे, सारा काम एक्स भी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ये कैसे आपने खुद करना है। शायद कि इसका जो हमारा आंसर है वो बुक के आंसर से मैच ना करे, तो तरीका बहरहाल अभी मेरे हिसाब से तो यही है, अगर कोई चेंज हुई तो फिर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन और देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 41 भी आप खुद ही करेंगे। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, इसके अंदर मेल्स और फीमेल लिखे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि मेल के आगे लिखा हुआ है टोटल, टोटल से मुराद है कि 68 मेल हैं और 82 फीमेल हैं। इन 68 मेल के अंदर A ग्रेड लेने वाले 15 हैं, B ग्रेड लेने वाले 18 हैं। ये यानी कोई टेस्ट वगैरह हुआ है तो उधर ग्रेड दिए गए हैं बच्चों को, A B C D E ये ग्रेड है। तो 68 में से 15 ग्रेड A लेने वाले हैं, और इसी तरह से 82 अगर टोटल फीमेल है तो उन 82 में से 20 ऐसी हैं जिन्होंने A ग्रेड लिया और 16 ऐसी हैं जिन्होंने B ग्रेड लिया इस टेबल का। तो मतलब ये है, ऊपर लाइन आप खुद पढ़िएगा, मैं यहां से पढ़ता हूं, ये यूज से। यूज दिस डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल दैट रिसीव ग्रेड ए। कह रहा है कि ग्रेड ए लेने वाले जो लोग हैं उनका जो प्रोपोर्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए कि प्रोपोर्शन किसी चीज का होता है, तो अभी प्रोपोर्शन जो है वो ग्रेड ए लेने वालों का है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर जब हम आते हैं तो हमें सैंपल के अंदर एक तादाद n होती है, वो तो हमारा क्लियर है 68। आप आधे में 9 लगाएंगे, पॉपुलेशन 1 मेल पॉपुलेशन 2 फीमेल हो जाएगा। n1 आपका हो जाएगा 68 और n2 हो जाएगा ये 82, यहाँ पर आ जाएगा n2 82। रह गए x1 और x2। ये जो है क्योंकि प्रोपोर्शन आपका ग्रेड ए के लिए है, ठीक है, प्रोपोर्शन का इंटरेस्ट ग्रेड ए में है, तो हमने कहा था कि प्रोपोर्शन जिस चीज को जाहिर करते हैं एक्स भी उसी चीज को जाहिर करता है सैंपल के अंदर। तो क्योंकि आपका प्रोपोर्शन ग्रेड ए लेने वालों के बारे में है, तो अब सैंपल तो ये है, ये सैंपल का डेटा है, तो सैंपल के अंदर ग्रेड ए वाले लोग ये 15 और 20 हैं, ठीक है। तो ये 15 आपका हो जाएगा x1 15 और x2 आपका हो जाएगा यहाँ 20। क्यों, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि क्योंकि हमारा x उसी चीज को जाहिर करता है जिस चीज को प्रोपोर्शन जाहिर कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हमारे प्रोपोर्शन की लाइन में लिखा है प्रोपोर्शन ग्रेड ए वालों का, तो ग्रेड ए वाले तो सिर्फ ये दो हमारे हैं, बाकी ये 18 16 ये इनका हमें यूज नहीं करना, ठीक है। 15 आपका x1 और 20 x2 हो जाएगा। यहाँ आप लिखिए इनको 15 और 20, तो बाकी अल्फा अपना यूज कीजिए जो बताया गया है 0.05 ही है। क्वेश्चन हमसे ये किया गया है कि नो डिफरेंस, कि इनमें डिफरेंस नहीं है, यानी आपने इसमें जो टेस्टिंग करनी है वो नो डिफरेंस ही करनी है। नो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि P1 इज इक्वल टू P2। ये प्रोपोर्शन का इक्वल होना, इसका मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शन बराबर है, यानी उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो नो डिफरेंस का क्वेश्चन जब आएगा तो इक्वालिटी वाला टेस्ट करना है। इसका वर्सेस बना लेंगे, ये टू टेल टेस्ट के हिसाब से नॉट इक्वल टू, बाकी मैंने x1 x2 आपको बता दी हैं, सारा काम आगे सेम होगा। हमारा मेन हमें n1 n2 और x1 x2 पता होने चाहिए, तो हमें ये चार चीज़ें पता हो तो हमारा काम आगे चल जाता है। वो मैंने बोल दिया आपको, आप करें, ये टू टेल टेस्ट होगा इसमें, और जो पहले काम किया है उसमें डिफरेंस ये होगा कि आप यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे, आपको पता ही है कि टू टेल टेस्ट में r लिखते हैं और z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस z अल्फा हाफ
और दूसरी तरफ z कैलकुलेट ग्रेटर देन z अल्फा आप करेंगे, ठीक है। तो दोनों टेल यूज़ करेंगे ग्राफ की, तो बाकी काम आपका सेम ही है, ठीक है। बाकी दरम्यान में काम सारा सेम होगा, सिर्फ फिफ्थ स्टेप में जाकर फिर आपने ये रूल यूज़ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।